बाकी एक ऐसा मार्शल आर्ट एनिमे जो बना तो हर एक एज ग्रुप के लिए था, बट इवेंचुअली उसे 18+ कर दिया गया था उसकी ब्रूटल फाइट्स की वजह से। एंड उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो बच्चों के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, एंड यहाँ तक कि कुछ एपिसोड तो ऐसे भी थे जो तुम पब्लिक में नहीं देख सकते। और उसी एनिमे के अंदर से एक ऐसी आर्क की बात करने वाले जो काफी ज्यादा फेमस हुई थी, जिसके अंदर 5 प्रिजनर का एक ही ड्रीम होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में एक बार डिफीट को फेस करना है। एंड उन सब ने एक ही प्लान बना रखा था कि उन्हें जापान आना है ताकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान से मिल पाए। एंड इवेंचुअली वो सारे जापान आते भी है एंड डिफीट को फेस भी करते हैं, क्योंकि उन 5 को एक ही चीज लगता था कि वो कभी भी हार नहीं सकते। एंड उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी डिफीट को फेस नहीं किया था, तो उन्हें पता नहीं था कि डिफीट दिखती कैसे है। और जिस 5 प्रिजनर की मैं बात कर रहा हूँ वो है कायो डोरियन, हेक्टर डॉयल, सिरोस्की, स्पेक, रियोगोको यानागी। और इनके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा जिस ऑर्डर में इन्होंने डिफीट को फेस किया था। एंड तुम नंबर पे मत जाना कि सबसे पहले इसने फेस किया था डिफीट को तो ये बहुत ज्यादा वीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 के 5 लिटरली मॉन्स्टर है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इवल डेथ कन्विक्ट रो आर्को। एंड सबसे पहले जिस इंसान ने डिफीट को फेस किया था उसका नाम था स्पेक्स। उसकी एज 97 थी एंड उसकी हाइट 7'3" थी, और उसी के साथ वो जो फाइटिंग स्टाइल यूज करता था वो ब्रूट फोर्स था। एंड बाकी का ये कैरेक्टर 2 रियल लाइफ लोगों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले एंड्री चिकैटलो जो एक यूक्रेनियन बॉर्न सोवियत था, एंड उसने 52 चिल्ड्रंस और वुमेन्स को मारा था, सेक्सुअली असॉल्ट करके उन सबका मर्डर कर दिया था। एंड ये चीज उसने खुद एडमिट कर ली थी जब वो जेल जा रहा था। तो एंड दूसरा इंसान जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो है रिचर्ड स्पेक्स, और इसने लिटरली 8 नर्सेस को मर्डर किया था। एंड ये 9th नर्स को मारने जाने वाला था, बट वो भाग जाती है वहां से, जिसकी वजह से ये इंसान पकड़ा गया था इवेंचुअली। एंड इन 2 क्रिमिनल के ऊपर ही ये कैरेक्टर बेस्ड है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 प्रिजनर थे, तो इसने जहां से एस्केप किया था वहां से इम्पॉसिबल था एस्केप करना, क्योंकि ये 200 फीट नीचे था सी के, एक सबमरीन के अंदर बंद था, एंड वहां से वो भागा था, जिसकी वजह से तुम इमेजिन कर सकते हो कि ब्रीदिंग अपनी कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है। एंड ये चीजें इसकी स्ट्रेंथ थी। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी गिराने वाला था अपने पंचेस की वजह से। एंड इवन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये अपने ओपोनेंट को क्रश कर देता था। तो बेशक इसने सबसे पहले डिफीट को फेस किया था, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इवल इंसान माना जाता था। बट इवेंचुअली इन दी एंड इसकी फाइट होती है हानेयामा के साथ, एंड वो लिटरली क्रश करके रख देता है स्पेक को, जिसके अंदर हानेयामा इसका विंड पाइप डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी आर्टरीज डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि इसके थ्रोट भी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड स्टिल ये इंसान मरता नहीं है, ये कोमा में चला जाता है। एंड जब डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब हमें एक्चुअली इसके एज के बारे में पता चलता है कि ये 97 ईयर्स ओल्ड है। और इसी के साथ ये हमारा पहला कैरेक्टर था जिसने डिफीट को फेस किया था। दूसरा इंसान है कायो डोरियन। इसकी एज अबाउट 65 है एंड इसकी हाइट 6'8" है, और ये जो फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं उसको चाइनीज केनपो बुलाते हैं। एंड ये जहां से एस्केप करते हैं वो कोई नॉर्मल एरिया नहीं था, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट फांसी लगने वाली होती है एंड इसको टांग भी देते हैं, एंड स्टिल ये वो एरिया सरवाइव कर जाता है एंड वहां से एस्केप कर जाता है। तो तुम यही सोच सकते हो कि एक इंसान जिसको फांसी लगा दी थी स्टिल वो कैसे सरवाइव कर सकता है। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक इंसान था, और इसके पास वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग स्टाइल था, क्योंकि ये हिप्नोसिस का यूज करता था। एंड तुम खुद ही सोच लो, अगर फाइट के बीच में अगर कोई इंसान तुम्हें हिप्नोटाइज कर दे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। एंड ये अपने ओपोनेंट के साथ यही करता था, ये अपने फाइट के बीच में ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर देता था, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि वो ये मैच जीत रहे हैं, एंड वो सिर्फ खड़े होकर देख रहा होता था और इवेंचुअली उनको मार देता था। मतलब ब्रूटली किल नहीं कर देता था, बट इतना डैमेज कर देता था कि उनको बचना मुश्किल ही था। एंड इवेंचुअली इसकी फाइट एक इंसान के साथ होती है जिसका नाम है डोपो ओरोची, एंड इसको लगता है कि इसने उस इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया, बट वो एक वेल ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट था। वो ये ट्रिक समझ गया था डोरियन की एंड हिप्नोटाइज की एक्टिंग कर रहा था, एंड इवेंचुअली वो डोरियन को हरा देता है एंड इतनी गंदी तरीके से उसे मारता है कि उसका मेंटल स्टेट खराब हो जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इविल इंसान डोरियन एक बच्चे के रूप में आ जाता है, एंड वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है इस समय, कैंडी। जहाँ पे वो पहले सिर्फ फाइट को देखा करता था, इंपॉर्टेंस दिया करता था, सिर्फ उसके लिए फाइट सब कुछ हुआ करती थी, तो अब वहाँ पे उसके लिए कैंडी सब कुछ है। एंड आज तक वो उस मेंटल स्टेट के अंदर ही है। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड कैरेक्टर था जिसने फेस किया था डिफीट को। उसके बाद हमारा तीसरा कैरेक्टर है हेक्टर डॉयल, जिसकी एज 25 के अराउंड है और उसकी हाइट 6'1" है। एंड वो जो फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं वो है ब्रूट फोर्स और हिडन वेपन्स। तो हिडन वेपन्स एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, तो इसकी बॉडी के अंदर हर एक जगह ब्लेड्स है जिसको वो एक्टिवेट कर सकते हैं ह्यूमन वेपन की तरह। एंड इसने भी ऑफकोर्स प्रिज्म का एस्केप ही किया था, एंड इसने भी जिस तरीके से एस्केप किया था वो थोड़ा इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया गया था ताकि उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बट वो इलेक्ट्रिक चेयर को सर्वाइव कर जाता है।
एंड उस प्रिजन से एस्केप कर जाता है। एंड इसने एक्चुअली डिफीट को फेस नहीं किया था क्योंकि ये एट द एंड सुधर गया था, बट सुधरने से पहले इसने जितने भी इविल काम किए थे वो इतने ज्यादा खतरनाक थे जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये लिटरली एक पूरा एरिया जला देते हैं जहाँ पे मार्शल आर्ट अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं उस जगह को, एंड जिन लोगों ने इसकी हेल्प की होती है उन्हें ही मारता है ये। तो इवेंचुअली जब इसकी फाइट कात्सुमे ओरोची के साथ होती है तो ओरोची इसे बहुत ज्यादा ही गंदा मारता है, एंड तब तक मारता रहता है जब तक ये खुद से डिफीट को एक्सेप्ट ना कर ले। एंड इवेंचुअली डॉयल एक्सेप्ट कर लेता है डिफीट को, रिस्पेक्ट भी शो करता है कि हाँ मैं तुम्हारे अगेंस्ट हार रहा हूँ। अपनी शर्ट भी वो निकालते हैं एज अ रिस्पेक्ट कि हाँ भाई मैं हार चुका हूँ फाइनली अपनी लाइफ के अंदर। एंड वो जा रहा होता है खुशी खुशी, उसने ये सोच लिया था कि अब वो किसी भी इंसान को हार्म नहीं करेगा, बट जब वो जा रहा होता है तो उसे येनागी मिल जाता है, वन ऑफ द प्रिजनर जिसने एस्केप किया था। एंड वो ये सोच के हैरान होता है कि इसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया डिफीट को, ये एक कॉवर्ड इंसान है। तो येनागी उसको ब्लाइंड कर देता है एंड मारने वाला होता है, बट वहां से डॉयल एस्केप कर जाता है और उसके बाद वो भागता हुआ केव के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको बिस्किट ओलिवा मिलता है जो उसे लास्ट टाइम इधर डिफीट करता है और प्रिजन के अंदर भेज देता है। एंड इन दी एंड जब हमें डॉयल का दिखाया जाता है तो वो ब्लाइंड तो हो ही रखा था, बट उसने अपनी खुद की ईयर ड्रम्स को भी डिस्ट्रॉय कर लिया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल सुन भी नहीं सकता। एंड वो जो भी चीजें फील करता है वो अपनी स्किन की वजह से बस फील करता है। और इसी के साथ डॉयल का भी चैप्टर ओवर हो गया था। 4th नंबर पे जो इंसान है उसका नाम है सिरोस्की, जिसकी एज है 27 ईयर्स, जिसकी हाइट है 6'3", और जो वो फाइटिंग स्टाइल यूज करता है वो है ब्रूट फोर्स। और ये एक चीज के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, वो थी इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ। और ये प्रिजन से जब एस्केप करते हैं तो इसी तरीके से एस्केप करते हैं। ये एक मिसाइल के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को चेक कर रहा होता है और उसकी मदद से वो एस्केप भी कर जाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा ही गंदा इंसान होता है एंड ये लिटरली काफी ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन करता है। एंड इसने इस सीरीज के अंदर एक्चुअली 2 बार डिफीट फेस किया है। सबसे पहले वो बिस्किट ओलिविया के ऊपर अटैक कर देता है तो वहां पे वो डिफीट फेस करता है क्योंकि ओलिविया उसको अरेस्ट करके प्रिजन के अंदर डाल देता है। एंड ये प्रिजन के अंदर जाता तो है पर फिर से एस्केप कर जाता है। एंड इवेंचुअली इसके अंदर बाकी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होता है कुछ चीजों को लेकर, तो ये बाकी को मारने के लिए जाता है। और जब वो जाता है वहां पे तो उसको ऑलरेडी एक इंसान दिख जाता है जो बाकी के साथ लड़ रहा होता है, और वो होता है येनागी। तो येनागी और सिरोस्की दोनों मिलके बाकी के अगेंस्ट होते हैं, बट बाकी वहां से एस्केप कर जाते हैं क्योंकि उसका उस समय लड़ने का मन नहीं था। पर सिरोस्की के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो इवेंचुअली एक इंसान से लड़ जाते हैं जो बाकी का हाफ ब्रदर होता है, जिसका नाम होता है जैक हानमा। और जैक हानमा जिस तरीके से उसे डिफीट करते हैं वो काफी ज्यादा ब्रूटल था क्योंकि वो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, वो उसको डिफीट नहीं करते, वो उसको इतना गंदा एम्बैरेस करते हैं। पहले वो पर्सनली एम्बैरेस करते हैं जब वो दोनों से लड़ रहे होते हैं, बट इवेंचुअली वो उसको लेकर एक टूर्नामेंट के अंदर भी आ जाता है जहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं एंड वहां पे भी वो उसे इतना ज्यादा गंदा मारता है। एंड जैक हानमा यहाँ पे ये बोलते हैं कि अभी मेरा तुम्हें मारने का मन नहीं है तो तुम्हारे लेवल के इंसान को मैं लाता हूँ। तो जैक हानमा वो मैच को छोड़ के चला जाता है और उसी समय दूसरा इंसान आता है जिसका नाम होता है गाया। एंड गाया आई गेस इससे भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि गाया के पास जो पावर थी वो थी कैमोफ्लाज की। एंड वो जिस तरीके से सिरोस्की को मारते, सिरोस्की के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय एक के कि वो डिफीट को एक्सेप्ट कर ले। एंड इवेंचुअली वो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर देता है सिरोस्की को कि वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर ही लेता है। एंड दोबारा से सिरोस्की को प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है जिसके अंदर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो सोते हुए भी एक फ्लैट वॉल के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के लेट सकता है। तो ये था हमारा 4th क्रिमिनल जिसने फेस किया था डिफीट को। और जो लास्ट इंसान जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है रियोगो येनागी, जिसकी एज है अराउंड 50, जिसकी हाइट है 5'3" और जिसका फाइटिंग स्टाइल है वे ऑफ द वॉइड। तो वे ऑफ द वॉइड कौन सा फाइटिंग स्टाइल हुआ? तो इसके पाम में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। इसका पाम लिटरली पॉइजन से बना हुआ था कि मतलब ये किसी भी इंसान को टच कर देता था या कट कर देता था तो उनकी बॉडी में पॉइजन चला जाता था। एंड इसकी हैंड में इतना ज्यादा फोर्स था कि ये किसी भी चीज को इजिली डिस्ट्रॉय कर देता था। और इसी तरीके की वजह से इसने भी प्रिजन एस्केप किया था और इसने कम से कम डजन ऑफ पुलिसमैन को मारा था। बट एट द एंड इसकी इतनी सारी ट्रिक भी कोई काम नहीं आई क्योंकि जब इसकी फाइट इजुई मोटोबे के साथ होती है तो वो उसका हाथ ही काट देता है, जिसकी वजह से वो अपनी टेक्निक और यूज ही नहीं कर सकता। बट सिर्फ हाथ काटने से कुछ नहीं होता, ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान था। इसने भी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था जिसको तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बट इवेंचुअली भाई विलन था तो इसको तो मरना ही था, तो मोटोबे इसे मारने वाला होता है। बट उसी समय एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसका हम सबको काफी ज्यादा वेट था। जब तुम फर्स्ट एपिसोड देखोगे एनिमे का तब से तुम्हें एक इंसान का वेट रहेगा एंड वही इंसान आता है इधर इसको मारने के लिए, और वो होता है यूचिरो हन्मा, बाकी हन्मा का बाप।
और इधर बस थोड़ी सी पावर दिखाई जाती है यूचिरो हानमा की एंड वो एक ही स्लैब के अंदर यनागी का फेस गायब कर देता है। तो इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है यूचिरो हानमा। एंड इसे भी प्रिजन के अंदर भेज दिया गया था, बट हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये दोबारा से एस्केप कर चुका है प्रिजन को। अब किधर है ये नहीं पता, बट देखते आगे, क्या पता दोबारा से किसी न किसी से लड़ने आए। और इसी के साथ हमारे 5 क्रिमिनल की बात कर लिया मैंने। वो 5 लोग जो सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते थे, जो लड़ने तो आए थे बाकी हनमा से, बट उनकी फाइट बाकी से कम और बाकी सबसे ज्यादा हो जाती है। और ये 5 क्रिमिनल के बारे में मैंने ब्रीफ में ही बताया है, बट इवेंचुअली जब तुम ये एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ मैंने जितना बताया उतने खतरनाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनको एक्सप्लोजन से भी कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि डोरियन तो इतना ज्यादा खतरनाक इंसान था कि वो किसी भी चीज को अपने पेट के अंदर रख लेता था। इवन उसने एक बॉटल ऑफ एसिड भी अपने पेट के अंदर रखी हुई थी। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा खतरनाक लोग थे। एंड बाकी से ये सारे मिले थे, बाकी के साथ इनकी फाइट हुई थी, बट बाकी ने किसी को डिफीट नहीं किया था, क्योंकि बाकी के साथ किसी का 1-on-1 प्रॉपरली नहीं हुआ था। कोई ना कोई आके वो फाइट को इंटरप्ट कर ही देता था, जिसकी वजह से दूसरे और लोग क्रेडिट ले जाते थे विन का। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अभी बाकी की एक और वीडियो आएगी, क्योंकि एक और टूर्नामेंट होता जिसके अंदर हमें बाकी की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली थी। पर सिर्फ बाकी ही नहीं, यूचिरो हानमा की भी देखने के लिए मिली थी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान माना जाता है बाकी के मांगा में। So this was all for today. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Until then, see you next time.